फाइनल शेप, जहां पे एक प्रोडक्ट बहुत सारे प्रोसेस से गुजरती है बिफोर अटेनिंग इट्स फाइनल शेप। ये हमारी हैंडबुक का, पैक की हैंडबुक का पेज है, नंबर बोल दो भी, लिख दें क्या है ये पेज नंबर। So, 135। सो ये हैंडबुक का पेज नंबर है 135। सो बाय प्रोडक्ट कॉस्टिंग क्या होती है, जॉइंट प्रोडक्ट कॉस्टिंग क्या होती है, ये पीर मंगल से पढ़ना शुरू करेंगे। फिलहाल उस वक्त तक हम सिंगल प्रोडक्ट को डील कर रहे हैं, और सिंगल प्रोडक्ट को डील करने का जो अब सिलेबस में अप्रोच अवेलेबल है वो ब्रिटिश अप्रोच है। और ब्रिटिशर्स पर यूनिट कॉस्ट कंप्यूट करने के लिए प्रोसेस अकाउंट्स से हेल्प लेते हैं, अकाउंट्स बनाते हैं। सो ब्रिटिश अप्रोच, प्रोसेस अकाउंट्स, 3 चैलेंजेस का सामना हमें करना पड़ता है। चैलेंज नंबर 1 लॉसेस, चैलेंज नंबर 2 मटेरियल एडिशन, चैलेंज नंबर 3 ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस। हमारा चैलेंज नंबर 1 लॉसेस। लॉसेस हमने कहा 2 तरह के होते हैं, एक नॉर्मल और एक एबनॉर्मल। और ये प्रोडक्शन लॉस है, प्रोडक्शन हॉल में हुआ है, प्रोडक्शन प्रोसेस के दरमियान हुआ है, चोरी हो गई, डाका पड़ गया, आग लगी नहीं है। और ये 3 मुख्तलिफ जगह पे हो सकते हैं, या शुरू में हो सकते हैं, या एंड पे हो सकते हैं, या दरमियान में हो सकते हैं। इस एक जिन को काबू करने के लिए हमारी स्टैंडर्ड असम्पशन ये है कि हमारा नॉर्मल लॉस हमेशा शुरू में होगा। क्यों का जवाब मैंने अभी देना है, लेकिन क्या होगा वो बता दिया आपको, क्यों का जवाब भी थोड़ी देर में देता हूं। बकौल उमर फरहान की अगर एग्जामिनर कसम दिखाए कि लॉस दरमियान में हो रहा है, तब भी हमने कहना है कि लॉस शुरू में ही हो रहा है। क्यों, मैं अभी बताता हूं, लेकिन ये याद रखना, ये गलती नहीं करनी। नॉर्मल लॉस हमारे लिए हमेशा शुरू में होगा। हाँ, एबनॉर्मल लॉस एंड पे भी हो सकता है, दरमियान में भी हो सकता है, और सीए फाइनल के एक सवाल में शुरू में भी हुआ है, लेकिन नॉर्मल लॉस हमेशा शुरू में होगा। वर्क इन प्रोसेस हो सकता है ना हो सकता है हो तो यहाँ वेटेड एवरेज, यहाँ FIFO। स्टार्ट की अजम्पशन है कि कोई वर्क इन प्रोसेस नहीं है। जब हम ये 10 किलो का डंबल उठाने के काबिल हो जाएंगे, फिर हम 15 किलो वाला डंबल उठाएंगे कि अगर ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस एग्जिस्ट करे तो यहाँ वेटेड एवरेज, यहाँ FIFO हमारी माउंट एवरेस्ट है जिसको हमने सर करना है। और इसका बेस क्या है, मटेरियल एडिशन। Material addition, we might be dealing with industries where material is added in first process only, just like garment fitting unit, where all the material is added in first process. Rest of the process is just convert the goods. Or we might be having material addition in second or subsequent process. And if we are having material addition in second or subsequent process, it may not increase our number of finished good unit. जैसे गाड़ियों की असेंबली लाइन, कार असेंबली, तो मटेरियल तो हर प्रोसेस ऐड करता है, लेकिन नंबर ऑफ फिनिश गुड्स चेंज नहीं होते। लेकिन हो भी सकते हैं, जैसे केमिकल पेंट, जब भी पेंट इंडस्ट्री नया केमिकल ऐड करेगी, अल्टीमेट पेंट के लीटर्स बढ़ जाएंगे। तो पहले हम, छोटा डंबल क्या है, ये 10 किलो वाला, जब इसका मसल उठा लेंगे तो फिर कहेंगे ये 15 किलो वाला। तो ये हमारा कल का बेसिक लेक्चर है। और इसके अलावा कल हमने प्रोसेस अकाउंट्स के बारे में, प्रोसेस लेजर के अंदर प्रोसेस अकाउंट्स को कैसे हैंडल करते हैं उसके बारे में थोड़ी सी बातचीत की थी। जो एक रीजन है नॉर्मल लॉस के शुरू में होने की, वो अपनी जगह है, वो अभी थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगी। उसके अलावा किसी ने कुछ पूछना तो क्यों लिख दें, नहीं पूछना तो नो लिख दें, और ताकि हम बात को आगे बढ़ाएं। जी तारिक, जी मतीन, आपने अपना तारुफ नहीं कराया। आप मतीन, आपका आज पहला दिन है? अच्छा, कल बात हो गई थी। ठीक है मतीन, याद आ गया बेटा, बिल्कुल कंफर्म हो गया। जी ठीक है बेटा, समझ आ गई। अच्छा जी, तो यहां तक अगर किसी ने कुछ नहीं पूछना तो हम फिर अपनी आज की बात, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जिसमें ऑटोमेटिकली उमर फारान और उसका उसामा के सवाल का जवाब आ जाएगा। जी, हमने नॉर्मल लॉस के की पॉइंट्स लिखने हैं। अपने पास हेडिंग दे लें, की पॉइंट्स ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग, और उसमें पहला की पॉइंट लिखिए। मैं बोलता जाता हूं, आप लोग लिखते जाइए। जब लिख लेंगे सारा तो फिर डन लिख दीजिएगा, और फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। पहले लिख लें, मैं एक्सप्लेन बाद में करता हूं।
In process costing, normal loss is expected. In process costing, normal loss is expected and accounted for. In process costing, normal loss is expected and accounted for at expected recovery value. I repeat, in process costing, normal loss is expected and accounted for at expected recovery value. At the beginning of the process, when initial costs are incurred. At the beginning of the process, when initial costs are incurred. Full stop. At year end, expected output is compared. At year end, expected output is compared with actual output. At year end, expected output is compared with actual output, resulting in abnormal loss or abnormal gain. Resulting in abnormal loss or abnormal gain. अगर लिख लिया तो डन लिख दें. ठीक है बेटा, होपफुली सबने लिख लिया. किसी को प्रॉब्लम होगी तो वो क्यों लिख देगा. चलें, अब इसका मेरा की पॉइंट ये है कि नॉर्मल लॉस आप बिगिनिंग के अंदर ही एक्सपेक्ट करते हैं और अकाउंट फॉर कर लेते हैं एट एक्सपेक्टेड रिकवरी वैल्यू. साल के एंड पे आप एक्चुअल आउटपुट को कंपेयर करते हैं एक्सपेक्टेड आउटपुट से, और यहां एबनॉर्मल गेन होता है और यहां एबनॉर्मल लॉस होता है. अगर मेरी एक्चुअल आउटपुट एक्सपेक्टेड आउटपुट से ज्यादा है तो एबनॉर्मल गेन हो जाएगा, और अगर कम है तो एबनॉर्मल लॉस हो जाएगा. ये बातें मैंने थ्योरी में लिखी हैं. मैं अब आपको ये बातें समझाता हूं एग्जांपल के थ्रू. हमने प्लान किया और इनपुट की कॉस्ट फॉर 10,000 फिनिश्ड गुड्स. 10,000 चेयर्स बनाने के लिए हमने मटेरियल, लेबर, ओवरहेड कर लिए. 10,000 कुर्सियां बनाने का काम शुरू कर दिया और हमारी एक्सपेक्टेड नॉर्मल लॉस है 5%. इसका मतलब है हमें पहले से अंदाजा है कि हमारी 500 कुर्सियां खराब हो जाएंगी, लॉस में चली जाएंगी, और एक्सपेक्टेड रिकवरी वैल्यू है कि वो 300 रुपए के रेट के लिहाज से बिक जाएंगे. अब इसी मुकाम पे आके इसका मतलब है कि मेरी एक्सपेक्टेड आउटपुट आ गई 9500 यूनिट्स. अब मैं 9500 यूनिट्स की बेस पे अपनी पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट कर लूंगा.
इसका फॉर्मूला मैं अभी दिखाता हूं आपको। पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट कर लूंगा। अब साल चलना शुरू हो जाएगा, साल के एंड पे आके मेरी एक्चुअल आउटपुट या इससे ज्यादा होगी या इससे कम होगी। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि मैंने कहा था मेरी बनेगी 9500 कुर्सियां अंदाजन और 9500 से ज्यादा बनना शुरू होगी तो मैंने लकड़ी को आग लगा दी, और अगर 9500 से कम बन रही है तो मैंने कुर्सियों का साइज छोटा कर दिया, तो बोंगी है ना। एक्चुअल आउटपुट या एक्सपेक्टेड आउटपुट से ज्यादा होगी या एक्चुअल आउटपुट एक्सपेक्टेड आउटपुट से कम होगी। अगर हमारी एक्चुअल आउटपुट आती है 9300 तो हमारा एक्चुअल टोटल लॉस हुआ है 700 का। इस एक्चुअल टोटल लॉस में से 500 का नॉर्मल लॉस है और 200 का एबनॉर्मल लॉस है। यहां तक कोई प्रॉब्लम? दूसरी सिचुएशन ये है कि मेरा लॉस हो जाए 9600। अब मेरा एक्चुअल टोटल लॉस हुआ 400 का। अब मुझे प्रॉब्लम क्या है? मेरी अजम्पशन ये है कि प्रॉब्लम ये है कि मैं 500 का नॉर्मल लॉस ऑलरेडी अकाउंट फॉर कर चुका हूं। फिर मजबूरन मुझे क्या कहना पड़ेगा कि मेरी 100 यूनिट्स की एबनॉर्मल गेन हो गई। इसका मतलब यह है कि जो की पॉइंट बताए कि नॉर्मल लॉस बिगिनिंग पे एक्सपेक्ट किया जाता है, अकाउंट फॉर किया जाता है एट एक्सपेक्टेड रिकवरी वैल्यू। अभी एक कुर्सी नहीं तैयार हुई, अगर आप यहां पे इसको देखें तो मैंने ये काम कब किया होगा? ये काम मैंने स्टार्ट में ही कर लिया। अभी एक कुर्सी नहीं बनी तो मैंने स्टार्ट में ही ये काम कर लिया। ये पर यूनिट कॉस्ट भी मैंने स्टार्ट में ही कैलकुलेट कर ली और एक्चुअल आउटपुट आफ्टर ईयर एंड पता चलेगी। चलिए, हाँ बेटा ऐसा नहीं है, किसी एक प्रोसेस में इनके दरमियान और है, या मेरी एक्चुअल आउटपुट एक्सपेक्टेड आउटपुट से ज्यादा होगी या एक्चुअल आउटपुट एक्सपेक्टेड आउटपुट से कम होगी। तो जो मतीन ने सवाल पूछा वैसा नहीं है। अब इसका मतलब यह है, क्योंकि हमने अकाउंट्स बनाने हैं, तो इसका मतलब यह है कि फॉर एवरी प्रोसेस, हर प्रोसेस के लिए उस प्रोसेस का अकाउंट बनेगा, प्रोसेस ए का अकाउंट, उस प्रोसेस का नॉर्मल लॉस का अकाउंट बनेगा, और तीसरा अकाउंट बनेगा उस प्रोसेस का एबनॉर्मल अकाउंट, या जो यहां एबनॉर्मल लॉस होगा या एबनॉर्मल गेन होगा, और वो इसका पता कब चलेगा? साल एंड होने के बाद। और मतीन एक प्रोसेस का एबनॉर्मल लॉस दूसरे प्रोसेस के एबनॉर्मल लॉस गेन के अगेंस्ट ऑफसेट नहीं हो सकता। ठीक है मतीन, समझ आ गई? सो हर प्रोसेस में यहां एबनॉर्मल लॉस होगा, यहां एबनॉर्मल गेन होगा। अब यहां से एक और बात भी हमें समझ में आती है, वो ये समझ में आती है कि प्रोसेस कॉस्टिंग के केस में प्रोसेस अकाउंट्स के अंदर एक्सपेक्टेड नॉर्मल लॉस और एक्चुअल नॉर्मल लॉस बराबर होता है। क्योंकि आप ये देखिए, आपका एक्सपेक्टेड नॉर्मल लॉस भी 500, एक्चुअल नॉर्मल लॉस भी 500, एक्सपेक्टेड नॉर्मल लॉस 500, एक्चुअल नॉर्मल लॉस 500। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम जी? किसी को प्रॉब्लम हो तो क्यों लिख दे। हमारी पर यूनिट कॉस्ट का फॉर्मूला है, ये पर यूनिट कॉस्ट है विदाउट ओपनिंग एंड क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस। सवाल में ना ओपनिंग और ना ही क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस है, तब ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। अल्हम्दुलिल्लाह, हर सिचुएशन में ये फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं होगा।
तो जैसा कि जब सवाल में कोई ओपनिंग और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस ना हो तो हम पर यूनिट कॉस्ट निकालते हैं, कॉस्ट इनकर्ड माइनस एक्सपेक्टेड रिकवरी वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड नॉर्मल लॉस डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड आउटपुट। ये हमारी पर यूनिट कॉस्ट है। नेक्स्ट की पॉइंट, हम जब ये कहते हैं कि नॉर्मल लॉस एट बिगिनिंग हो गया तो इसका मतलब ये है कि करंट पीरियड की कोई कॉस्ट उस पर नहीं हुई, उस पे करंट पीरियड की कोई कॉस्ट नहीं हुई। तो कॉस्ट तो हुई, बिकॉज फॉर्मूला है कॉस्ट इनकर्ड मटेरियल लेबर ओवरहेड माइनस एक्सपेक्टेड रिकवरी वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड नॉर्मल लॉस डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड आउटपुट। ये भी अप्लाई भी करेंगे। सो नॉर्मल लॉस एट बिगिनिंग में आहिस्ता आहिस्ता उमर और उसामा के सवाल की तरफ आ रहा हूं। नॉर्मल लॉस एट बिगिनिंग से मुराद यह है कि उन यूनिट्स पे करंट पीरियड की कोई कॉस्ट इनकर नहीं हुई। माय फ्रेंड, एमले वुल्फ का मशहूर जुमला है, ट्रीटमेंट ऑफ नॉर्मल लॉस इज ट्रीटमेंट बाय निग्लेक्ट। अगर आप नॉर्मल लॉस को ट्रीट करना चाहते हैं तो आप उसको निग्लेक्ट कर दें तो वो ऑटोमेटिकली ट्रीट हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि नॉर्मल लॉस की कॉस्ट हमेशा गुड यूनिट्स एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है जी। अब मैं एक मिसाल के जरिए इसको बात को समझाता हूं। अब 5 दोस्त खाना खाने गए हैं। 5 फ्रेंड्स वेंट फॉर ब्रेकफास्ट और बिल आया है ₹300। ठीक है जी। अगर ये पांचों अपने अपने पैसे खुद दे देते तो हर शख्स के हिस्से आते 60 रुपए। वहां पहुंच के उमर फरहान ने कहा है कि नाचो ऐथों, कोई पैसा नहीं। ठीक है जी। और आप सबको पता है कि उमर है ही ऐसा, उमर नॉर्मली ऐसा ही करता है, उमर कभी पैसे नहीं देता। और आप सब बड़े अच्छे दोस्त हैं। आप कहते हैं हाँ यार उमर में बहुत सारी खूबियां हैं, हमारा बड़ा अच्छा दोस्त है, पढ़ाई में हेल्प करता है, लेकिन पैसे के मामले में थोड़ा सा जरा कंजूस है, उमर ने कभी पैसे नहीं दिए। तो क्या आसान तरीका होगा? आप कहेंगे चलो यार खैर है, उमर की खैर है, हम एज्यूम करते हैं कि हम 4 ही दोस्त गए थे और पर हेड हम कह देते हैं 75 रुपए दे देते हैं। ठीक है। सो ट्रीटमेंट ऑफ नॉर्मल लॉस इज ट्रीटमेंट बाय निग्लेक्ट। हमने ये एज्यूम किया कि उमर ने एक पूड़ी भी नहीं खाई, उमर ने एक चम्मच भी नहीं लिया, उमर हमारे साथ था ही नहीं। ठीक है। क्या इससे फर्क पड़ता है कि उमर ने कितना खाया? ठीक है। आप ये एज्यूम करें कि उमर 20% नाश्ता करके चला गया या 40% नाश्ता करके चला गया या 70% नाश्ता करके गया या इवन 100% नाश्ता करके गया। इससे क्या फर्क पड़ेगा? जब हमने उमर को कोई कॉस्ट ही असाइन नहीं करनी तो इस चीज से क्या फर्क पड़ता है? उमर जब भी गया हमने कहा उमर हमारे साथ आया ही नहीं था। ठीक है, समझ आ गई उमर आपको क्वेश्चन की? सो अगर नॉर्मल लॉस की स्टेज पता चल भी जाए कि उमर 20% नाश्ता करके गया तब भी बिल बाकी चारों ने देना है, और अगर उमर 100% नाश्ता करके गया है, पूरा नाश्ता करके डकार मार के गया है, तब भी खर्चा बाकी दोस्तों ने बर्दाश्त करना है। तो फिर इससे क्या फर्क पड़ता है कि उमर शुरू में चला गया कि दरमियान में गया कि एंड पे गया? उसने वो खर्चा देना ही नहीं है। जब आपने नॉर्मल लॉस यूनिट्स को कोई कॉस्ट एलोकेट ही नहीं करनी तो उससे क्या फर्क पड़ता है कि नॉर्मल लॉस किस जगह पे हुआ? अब मैं बेशक जितनी मर्जी कस्में खाता रहूं, मैं आप सब दोस्तों की लड़ाई कराना चाहता हूं, मैं जितनी मर्जी कस्में खाता रहूं, मैं कुरान पे हाथ रख के कसम खा रहा हूं कि उमर पूरा नाश्ता करके गया। आप कहेंगे नहीं सर जी उमर आया ही नहीं था, बस हम 4 ही दोस्त हैं, हम सब 75 रुपए दे देंगे।
ठीक है बेटा, उसामा मेरा ख्याल है वो उनका नेट का प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि उसामा ने भी यही सवाल पूछा था। जी बेटा, किसी और को कोई प्रॉब्लम तो क्यों लिख दें, वरना मैं बात को आगे बढ़ाऊं। अच्छा, आपका नेट का प्रॉब्लम था ताहिर। हाँ बेटे, अगर आपने नॉर्मल लॉस की कॉस्ट गुड यूनिट्स नहीं एब्जॉर्ब करनी है तो नॉर्मल लॉस पे कितनी, जी वकास में एक्सप्लेन कर रहा हूं। गुड यूनिट्स कौन से हैं? गुड यूनिट्स हैं ये बाकी 4 दोस्त जिन्होंने खर्चा एब्जॉर्ब करना है, ये गुड यूनिट्स हैं। गुड यूनिट्स कौन से हैं? ये 9500 यूनिट्स, ये गुड यूनिट्स हैं। ये 500 का लॉस है, तो हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि 500 यूनिट्स पे कोई कॉस्ट इनकर नहीं हुई, वो सारी कॉस्ट 9500 यूनिट्स की कॉस्ट है। हम ये अज्यूम कर रहे हैं वकास और ताहिर के 5 नहीं 4 दोस्त ही गए थे, उमर हमारे साथ गए ही नहीं थे। अगर उमर, हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि उमर हमारे साथ गए ही नहीं थे, इसका मतलब उमर का खर्चा हम ही ने बर्दाश्त करना है। अगर उमर का खर्चा हम नहीं बर्दाश्त करना है तो इससे क्या फर्क पड़ता है कि उमर पे कितनी कॉस्ट इंकर हुई। सो नॉर्मल लॉस के केस में उसकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन बेमानी है। नॉर्मल लॉस किस स्टेज पे हुआ ये हमारे लिए इररेलेवेंट है। शायद समझ आया या दोबारा समझाऊं? ताहिर का फिर नेट का प्रॉब्लम आ गया। वकास आप बताइए। जी वकास, आपको समझ आ गई बेटा? ठीक है, ठीक है बेटा। वैसे मैं भी एग्जांपल भी सॉल्व, क्वेश्चन भी सॉल्व करूंगा, उससे भी क्वेश्चन मसला हल हो जाएगा। चलिए हम अपनी हैंडबुक पे आते हैं। हैंडबुक का हम पेज निकालते हैं 139। रेफरेंस मैंने शायद गलत लिखा है, 131 है शायद। जी ये 131 पे है, आपके सामने यहां लिखा हुआ है दीज आर दी। जी इफ्रा, ये पॉसिबल नहीं है कि एग्जामिनर हमसे कहे कि नॉर्मल लॉस को कॉस्ट असाइन करो, इसलिए कि हम तो ब्रिटिश अप्रोच में नॉर्मल लॉस को प्रोडक्शन प्रोसेस के शुरू में ही अकाउंट फॉर कर चुके हैं। अब हम बात कर लेंगे बेटा, अगर हमारे पास सवाल आए एग्जाम हॉल में जब हमारे पास कोई ओपनिंग और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस नहीं है, विदाउट वर्क इन प्रोग्रेस, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये 7 स्टेप्स अप्रोच है। 7 स्टेप्स आपको करने पड़ते हैं। ये 7 स्टेप्स प्रेफरेबली आप लोगों को रट्टा लगे हुए होने चाहिए। अभी आज चुके आप लोगों ने पहले दिन इसको पढ़ना, तो रट्टा लगा हुआ ना इतनी जल्दी तो पॉसिबल नहीं है, तो आप किताब खोल के देख सकते हैं, लेकिन कल आज तक आप सबको ये 7 स्टेप्स जुबानी याद हो जाने चाहिए और ये इन वर्बेटम याद होने चाहिए। इन वर्बेटम का मतलब होता है इज, एम, इफ, और के साथ। ये इतनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इन 7 स्टेप्स अप्रोच को अप्लाई करते हुए जो आप किताब खोल के रखेंगे, हम जो क्वेश्चन इस तक सॉल्व करेंगे, हमारा वो क्वेश्चन है हमारी हैंडबुक का क्वेश्चन G17 पेज 106। वकास मैं आपका वो सिटी भूल गया हूं, आप किस सिटी से हैं? अटक से। वकास आपको फिर यहाँ लाहौर से मंगवानी पड़ेगी या पिंडी इस्लामाबाद? लाहौर में अगर आपका कोई दोस्त है तो आप बेहतर यह है कि लाहौर से मंगवा लें उस दोस्त को कहकर। रावलपिंडी में गुड बुक शॉप है, रावलपिंडी में वहां अवेलेबल है। अच्छा जी, अब आप लोगों ने अपने सामने पैक की हैंडबुक खोल के रखनी है, ये सवाल अपने सामने रखना है। उसके अलावा उमर पारान जो है वो आप सबके रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो 7 स्टेप्स वाला पेज भी खोल के रखेंगे और वो देखेंगे कि मेरा रट्टा सही है कि नहीं है, क्योंकि मैंने तो रट्टा लगाया हुआ है ना उन 7 स्टेप्स को। तो फिलहाल मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि आप सबने उन 7 स्टेप्स को रट्टा लगाया हुआ है और ये सवाल है जिसको हम सॉल्व करेंगे। नहीं मतीन, सेकंड एडिशन नहीं वर्क करेगा बेटा, आपको थर्ड एडिशन लेना पड़ेगा। ठीक है मतीन, थर्ड एडिशन बेटा। अच्छा जी, तो मैं आप लोगों के लिए सॉल्व करूंगा, आप सब लोग हाथों में कैलकुलेटर रखें, नोट करने की जरूरत नहीं है, जो कुछ मैं लिखूंगा ये सब लिखा हुआ है आपके पास।
क्योंकि ये हैंडबुक का सवाल है, इसका बड़ा डिटेल, मेरी तो गंदी सी राइटिंग है, साफ सुथरी टाइप राइटिंग में। अच्छा जी, अभी मैंने उस सवाल के ऊपर जाने से पहले अभी मैंने आपसे कहा कि हर प्रोसेस के लिए 3 अकाउंट लाजमन बनेंगे। हर प्रोसेस के लिए, चलो खुला खुला बना लेते हैं, हर प्रोसेस के लिए 3 अकाउंट लाजमन बनेंगे। प्रोसेस का अकाउंट, तो ये इस सवाल में हमारा है प्रोसेस 1, प्रोसेस 1 का अकाउंट। एक बनेगा नॉर्मल लॉस अकाउंट और तीसरा है प्रोसेस 1 का एबनॉर्मल अकाउंट, जो मुझे अभी नहीं पता कि एबनॉर्मल गेन होगा कि एबनॉर्मल लॉस होगा। प्रोसेस कॉस्टिंग में क्योंकि क्वांटिटीज भी इंपॉर्टेंट होती हैं, इसलिए हम अकाउंट के 2 कॉलम बनाएंगे, क्वांटिटी का और अमाउंट का, क्वांटिटी का और अमाउंट का, क्वांटिटी का और अमाउंट का, क्वांटिटी का अमाउंट का, क्वांटिटी अमाउंट, क्वांटिटी अमाउंट, क्वांटिटी अमाउंट। अब हम यहां से सवाल को स्टार्ट करते हैं। ये डाटा हम अपने सामने रखते हैं। तो हमारा स्टेप 1 है ड्रॉ द प्रोसेस अकाउंट एंड रिकॉर्ड द एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड। अब हम प्रोसेस 1 का अकाउंट बनाते हैं और वहां एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड रिकॉर्ड करते हैं। हमारा बेसिक रॉ मटेरियल कितने यूनिट्स हैं? 20,000 और कॉस्ट कितनी है? 10,000 है शायद। जल्दी जल्दी बेटा टाइपराइटर पे टाइप बोर्ड पे हाथ रखें। आप लोगों ने क्वेश्चन खोल कर रखा हुआ है, मैंने तो नहीं रखा हुआ ना। 40,000 है। इसके अलावा आपने एक और रॉ मटेरियल ऐड किया है, उसकी वजह से क्वांटिटी पे को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसकी वजह से 10,000 अमाउंट बढ़ जाती है। देन आपने कन्वर्जन कॉस्ट इनकर की है, क्वांटिटी पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अमाउंट 50,000 है। तो ये हमारा स्टेप 1 हो गया, ड्रॉ द प्रोसेस अकाउंट एंड रिकॉर्ड द एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड। अगर मैं डबल एंट्री पास, अगेन ये डबल एंट्री अभी लिखने की जरूरत नहीं, आप सबके पास लिखी हुई है। डबल एंट्री पास करना चाहूं तो स्टेप 1 की डबल एंट्री होगी प्रोसेस 1 का अकाउंट डेबिट और मटेरियल स्टॉक अकाउंट क्रेडिट, पेरोल क्रेडिट, ओवरहेड्स अप्लाइड क्रेडिट। ये हमारा स्टेप 2 हो गया। स्टेप 1 आप लोगों ने साथ साथ किसी को समझना है तो क्यों लिखते रहना है। यहां तक कोई प्रॉब्लम जी? सादा सादा सवाल किया है। चले हमारा स्टेप 2, हमारा स्टेप 2 है रिकॉर्ड एक्सपेक्टेड रिकवरी वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड नॉर्मल लॉस। पहले हम कैलकुलेट करते हैं हमारा एक्सपेक्टेड नॉर्मल लॉस है कितना। हमारी इनपुट है 20,000 यूनिट्स की और उस पे एक्सपेक्टेड नॉर्मल लॉस है 10%, तो हमारा एक्सपेक्टेड नॉर्मल लॉस आ गया 2,000 यूनिट्स का। अब इस एक्सपेक्टेड नॉर्मल लॉस की एक्सपेक्टेड रिकवरी वैल्यू यूनिट्स हैं और 0.25 के रेट के लिहाज से 500 रुपया। तो इसकी डबल एंट्री हमारी हो गई नॉर्मल लॉस का अकाउंट डेबिट और प्रोसेस 1 का अकाउंट क्रेडिट। तो हम यहां आते हैं, तो यहां पे हमने रिकॉर्ड किया। अभी हमने एक यूनिट भी बनाया लेकिन नॉर्मल लॉस रिकॉर्ड कर दिया। तो हमारे नॉर्मल लॉस की क्वांटिटी है 2000 और अमाउंट है 500। तो हमारा नॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट हो गया बाय प्रोसेस 1, क्वांटिटी इज 2000, अमाउंट इज 500। ये हमारा स्टेप 2 हो गया, रिकॉर्ड एक्सपेक्टेड रिकवरी वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड नॉर्मल लॉस। यहां तक प्रॉब्लम तो क्यों लिख रहे हैं, नहीं तो बस खामोश रहे। सही है। ताहिर पिछले दिनों ना फेसबुक पे एक वो क्लिप चल रहा है, किसी आप जैसे अमीर आदमी ने मेरे जैसे गरीब आदमी को भेजा केक बनवाने के लिए और लिख के दिया केक पे हैप्पी बर्थडे लिखवाना है। तो बेकरी वाला आगे उमर फरहान जैसा काबिल आदमी था, उसने पूरा लिख दिया केक पे हैप्पी बर्थडे लिखवाना है।
कोई जवाब देता है तो चलो ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, अब आते हैं स्टेप 3। हमारा स्टेप 3 था बेटा, कैलकुलेट एवरेज कॉस्ट पर यूनिट एंड बेस्ड ऑन इट रिकॉर्ड एक्चुअल आउटपुट। तो कैलकुलेट करते हैं एवरेज कॉस्ट पर यूनिट। कॉस्ट पर यूनिट का फॉर्मूला मोहम्मद वकास को याद है, हमने अभी पढ़ा है। जी मोहम्मद वकास, क्या फॉर्मूला है कॉस्ट पर यूनिट का? कॉस्ट इनकर्ड माइनस एक्सपेक्टेड रिकवरी वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड नॉर्मल लॉस। एक और चीज असल में ऊपर आपको कंफर्म हो जानी चाहिए कि जब हमने ये कह दिया कि हमारा एक्सपेक्टेड नॉर्मल लॉस है 2000 का, तो और हमारी इनपुट है 20,000, तो यहीं से पता चल गया कि एक्सपेक्टेड आउटपुट है 18,000। So cost incurred minus expected recovery value of expected normal loss divided by expected output। तो हमने जो कॉस्ट इंकर की है वो कॉस्ट इंकर की है 40, 10, 50 और 50 1 लाख रुपए की। तो हमारी कॉस्ट इंकर है 1 लाख रुपए की, माइनस एक्सपेक्टेड रिकवरी वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड नॉर्मल लॉस है 500, डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड आउटपुट इज 18,000। तो हमारी 5 यूनिट कॉस्ट आ गई 5.5278। अब इस एक्सपेक्टेड आउटपुट की बेस पे हमने रिकॉर्ड करनी है एक्चुअल आउटपुट। सवाल में एक्चुअल आउटपुट कितनी है? व्हाट इज एक्चुअल आउटपुट इन द क्वेश्चन? 19,000 गिवन है क्वेश्चन में। अब यहां से आपकी एक्चुअल आउटपुट आई है 19,000 और एक्सपेक्टेड आउटपुट है 18,000। तो की पॉइंट्स में आपको बताया था कि जब एक्चुअल आउटपुट एक्सपेक्टेड आउटपुट से ज्यादा होती है तो हमें हमेशा एबनॉर्मल गेन होता है। इसका मतलब है अब जो तीसरा अकाउंट है हमारा, वो हमारा तीसरा अकाउंट है एबनॉर्मल गेन का अकाउंट। हमें एबनॉर्मल गेन हो रही है। अब इसको हम रिकॉर्ड करते हैं 19,000 इंटू 5.5278। तो हमारी अमाउंट क्या आ गई? 105,027 या 028, ठीक है। सो 105,028 हमारी एक्चुअल आउटपुट की अमाउंट आ गई और इसकी डबल एंट्री हम पास करेंगे प्रोसेस 2 का अकाउंट डेबिट और प्रोसेस 1 का अकाउंट क्रेडिट 105,028 से। तो हमारे यहां से चला गया प्रोसेस 2 के अंदर क्वांटिटी 19,000, अमाउंट इज 105,028। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो क्यों लिख दे, नहीं तो ताहिर की जगह खामोश लिख दें। अच्छा बेटे एंट्री समझ नहीं आई वकास? अच्छा एंट्री हमने कल आप चले मैं बना देता हूं, कोई ऐसी बात नहीं वकास। कल हमने पढ़ा था, रिवाइज कर लेते हैं कि हर प्रोसेस का अलग अलग अकाउंट होता है। प्रोसेस 1 का अकाउंट और प्रोसेस 2 का अकाउंट। प्रोसेस कॉस्टिंग में जो एक प्रोसेस की आउटपुट है वो अगले प्रोसेस की इनपुट है। तो जो प्रोसेस 1 का फिनिश गुड्स है वो अगले प्रोसेस का रॉ मटेरियल है। तो ये 19,000 चीजें प्रोसेस 1 से प्रोसेस 2 में गई हैं। 19,000 चीजें 5.5278 के रेट के लिहाज से। तो एंट्री हो गई प्रोसेस 2 का अकाउंट डेबिट और प्रोसेस 1 का अकाउंट क्रेडिट। जी वकास समझ आ गया? चलिए ठीक है। तो ये हमने मामला तय कर लिए। अच्छा ये बताइए वहां आप बताएं, ये हमने एक्सपेक्टेड पर यूनिट कॉस्ट कब कैलकुलेट की होगी? ये कैलकुलेशन 5.5278 की किस वक्त की होगी? साल का हिसाब बना रहे हैं। एनीवन, कब हमने 5.5278 कैलकुलेट किया होगा? शाबाश, एट द बिगिनिंग, वेरी गुड। ये साल के शुरू में किया होगा। और ये डबल एंट्री
ये कब पास की होगी जी? ये डबल एंट्री कब पास की होगी? गलत जवाब आकाश, और जवाब दें। ये बेटा सारा साल, ड्यूरिंग प्रोसेस, ड्यूरिंग द ईयर, सारा साल। ठीक है विकास, जैसे जैसे मैं कुर्सियां बनाता रहा, मैं आपको बेचता रहा, बनाता रहा, बेचता रहा, बनाता रहा, बेचता रहा, तो ये पूरे साल की क्यूमुलेटिव एंट्री बोर्ड पे लिखी हुई है। विकास एक और तरीके से समझें, फाइनल अकाउंट के सवाल में परचेजेस गिवन होती है क्वेश्चन में, तो क्या वो परचेजेस हमने साल की आखिरी तारीख को की होती है? नहीं, वो परचेज हमने सारा साल की होती है। साल के एंड पे उसकी एक हमें कंपाउंड अमाउंट दे दी जाती है। इसी तरह ये एंट्री हमने सारा साल की होगी, यहां इसकी अमाउंट दे दी गई। इसके बाद चौथा स्टेप है रिकॉर्ड एक्चुअल रिकवरी ऑफ एक्चुअल टोटल लॉस। जी ताहिर, यही तो हमारी इस सिस्टम की खूबसूरती है कि हमने जो एवरेज कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट की वो एक्सपेक्टेड आउटपुट की बेस पे कर ली, लेकिन रिकॉर्ड किया एक्चुअल आउटपुट उसकी बेस पे। जब मैकडॉनल्ड ने बर्गर की कॉस्ट निकाली थी तो अभी एक भी बर्गर नहीं बनाया था। उनका अंदाजा था कि 18,000 बर्गर बनाएंगे और उन्होंने उसकी बेस पे पर यूनिट कॉस्ट निकाल ली। एक्चुअल बर्गर 18,000 से कम भी हो सकते हैं और ज्यादा भी हो सकते हैं, तभी तो बेटा एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन आएगा। अगर आप एक्चुअल में भी 18,000 एग्जैक्ट बन जाते हैं तो फिर तो ना एबनॉर्मल लॉस होता, ना एबनॉर्मल गेन होता। ठीक है, तो ये ब्रिटिश सिस्टम की एक खूबी है कि ये पर यूनिट कॉस्ट साल के शुरू में कंप्यूट कर लेता है, तभी बिजनेस चल सकता है। जी स्टेप 4, व्हाट इज आवर एक्चुअल टोटल लॉस? जी काजमी कैसे निकाले एक्चुअल टोटल लॉस 1000? हमारी एक्चुअल टोटल लॉस निकालना है तो हमारी इनपुट है 20,000, ऊपर हमने देखा है, और हमारी आउटपुट है 19,000, तो हमारा एक्चुअल टोटल लॉस हो गया 1,000 का। इफरा ये क्या लिखा है 5528.7? कॉस्ट बेटा बात की बात है, पहले तो हम इसको पहले यूनिट्स ले रहे हैं ना, और हम यहाँ पे एक्चुअल टोटल लॉस की कॉस्ट नहीं ले रहे। हमने स्टेप पढ़े जो उमर फरहान ने नहीं पढ़े, वो गायब होता रहा है बीच में से। स्टेप 4 है रिकॉर्ड एक्चुअल रिकवरी, रिकवरी नॉट कॉस्ट, रिकॉर्ड एक्चुअल रिकवरी ऑफ एक्चुअल टोटल लॉस। तो हमारा एक्चुअल टोटल लॉस है 1000 का, तो ये 1000 यूनिट्स बिके होंगे 25 पैसे के हिसाब से 250 रुपए के, तो हमारी डबल एंट्री हो गई कैश अकाउंट डेबिट 250 से और नॉर्मल लॉस का अकाउंट क्रेडिट 250 से। सो अब हम यहां पे रिकॉर्ड करेंगे, ये हमारा अकाउंट क्रेडिट हो गया बाय कैश, क्वांटिटी 1000, अमाउंट 250। अब हमने अपने नॉर्मल लॉस के अकाउंट को डेबिट किया है एक्सपेक्टेड नॉर्मल लॉस से और क्रेडिट किया है एक्चुअल टोटल लॉस से, और चूंकि हमारा एक्चुअल टोटल लॉस है सिर्फ 1000, हमारा अंदाजा था 2000 का आएगा, तो हमें क्या होगी अब नॉर्मल गेन होगी। जी स्टेप 4 तक किसी ने कुछ पूछना है तो क्यू लिख दे। बस किला फतेह हो गया, शेर मार लिया है, अब सिर्फ उसका दुम काट के बादशाह को पेश करनी है। ताहिर 1000 नॉर्मल लॉस नहीं है बेटे, वो शायद आप वॉइस की वजह से नहीं समझ सके। मैंने आपको बताया था कि प्रोसेस कॉस्टिंग में हमारा पॉइंट ये देखिए, एक्सपेक्टेड नॉर्मल लॉस और एक्चुअल नॉर्मल लॉस बराबर होता है। अगर आपकी एक्चुअल आउटपुट एक्सपेक्टेड आउटपुट से ज्यादा आ जाए
तो हमारा डिफरेंस एबनॉर्मल गेन होता है। देखिए मेरा एक्चुअल टोटल लॉस इस मिसाल में आया था 400 का, लेकिन मेरी प्रॉब्लम ये थी कि मैं 500 का नॉर्मल लॉस ऑलरेडी अकाउंट फॉर कर चुका था, तो इसलिए मैंने 100 यूनिट्स की क्या रिकॉर्ड की, एबनॉर्मल गेन रिकॉर्ड की। ठीक है ताहिर। तो इस सवाल में भी बेटे मैं क्या कर चुका था, मैं 2000 का एक्सपेक्टेड नॉर्मल लॉस ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुका था, 2000 का एक्सपेक्टेड नॉर्मल लॉस, जबकि एक्चुअल लॉस हुआ सिर्फ 1000 का, तो बाकी 1000 की क्या हो गई, एबनॉर्मल गेन हो गई। जी ताहिर समझ आ गया? मतीन आपसे कोई बटन गलत प्रेस हो रहा है? वो ताहिर अभी देखते हैं बेटा, आप सही कह रहे हैं, अभी देखते हैं इसको आगे। चलिए स्टेप 4 तक किसी ने कुछ पूछना है तो बताए, वरना अभी ताहिर का सवाल का जवाब आगे आ रहा है। स्टेप 5 क्लोज द प्रोसेस अकाउंट एंड ड्रॉ एंड रिकॉर्ड द बैलेंसिंग फिगर एज एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन एज अप्रोप्रिएट। अब हम मॉड्यूल बी के लेवल पे चले जाते हैं। इस अकाउंट को बंद करना है तो हैवीएस्ट साइड ये है, इसका टोटल पहले करते हैं। इसका टोटल क्वांटिटी के लिहाज से आ गया 21,000 और अमाउंट के लिहाज से 105,528। यही टोटल मैंने यहां लिख दिया, 21,000 और 105,528। और ये मेरा पहले क्लोजिंग बैलेंस होता था, अब ये क्लोजिंग बैलेंस नहीं है बल्कि ये एबनॉर्मल गेन है। तो यहां से मेरी एबनॉर्मल गेन आ गई 1000 यूनिट और अमाउंट आ गई 5528। ये बैलेंसिंग फिगर के जरिए आई है। तो ये अकाउंट डेबिट और एबनॉर्मल गेन का अकाउंट क्रेडिट बाय प्रोसेस 1000 यूनिट और एबनॉर्मल गेन 5528। तो इसका मतलब यह है कि जो हमने जर्नल एंट्री पास की, स्टेप 5 के लिए जो जर्नल एंट्री पास की, दैट वाज प्रोसेस अकाउंट डेबिट एंड एबनॉर्मल गेन का अकाउंट क्रेडिट। ये बेटा जो हमने एबनॉर्मल गेन की अमाउंट निकाली, ये बैलेंसिंग फिगर के जरिए निकाली। इस स्टेप 5 के बाद सवाल चेक होगा, आपकी पर यूनिट कॉस्ट है 5.5278, तो आप 1000 यूनिट्स को 5.5278 से मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर सेम आ जाएगा 5528। इसका मतलब है स्टेप 5 करने के बाद आपका क्वेश्चन चेक होगा कि ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा। चेक को दोबारा देख लें, हमने ये 5528 बैलेंसिंग फिगर के जरिए निकाला है। अब आप कंप्यूट करें, 1000 यूनिट मल्टीप्लाई बाय पर यूनिट कॉस्ट 5.5278, तो आंसर आ गया 5528। आप रेट से निकाल सकते हैं, लेकिन मेरी सजेशन है आप बैलेंसिंग फिगर से निकालें और रेट से उसको रिकन्फर्म करें। इस तरह सवाल में गलती होने का चांस खत्म हो जाएगा। अगर आप डायरेक्ट रेट से निकाल लेंगे तो हो सकता है कोई गलती रह जाए जो आपको समझ ना आए। तो ये ज्यादा सेफ अप्रोच है। न्यूमेरिकली आप सही कह रहे हैं। ठीक है इमाम, करें। यहां स्टेप 5 तक कोई प्रॉब्लम तो क्यों लिख दें। अब स्टेप 6 है क्लोज द नॉर्मल लॉस अकाउंट एंड ट्रांसफर बैलेंसिंग फिगर टू एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन एज अप्रोप्रिएट। तो यहां भी ये साइड हैवियर है, इसका टोटल पहले लिख लेते हैं 2000 एंड दिस इज 500 और डिफरेंस चला जाएगा एबनॉर्मल गेन के अकाउंट में। तो एबनॉर्मल गेन में चला गया 1000 यूनिट्स और 250 की अमाउंट। तो यहां नॉर्मल लॉस के अकाउंट से आ गया 1000 यूनिट्स और 250 की अमाउंट। तो आपने एंट्री पास की और वैसा वैसा भी हो सकती थी, और आपने एंट्री पास की स्टेप 6 के ऊपर एबनॉर्मल गेन का अकाउंट डेबिट और नॉर्मल लॉस का अकाउंट क्रेडिट। इस सवाल को करने की स्टेप को करने के बाद क्वेश्चन फिर चेक होगा। वो कैसे चेक होगा, यहां पे देखिए आपके पास ये अकाउंट ऑलरेडी बंद हो चुका है, ये अकाउंट बंद हो चुका है। इस अकाउंट की जो डिफरेंस है वो जाना है जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्वांटिटीज नहीं होती। तो एंट्री 6 करने के बाद एबनॉर्मल गेन या एबनॉर्मल लॉस का अकाउंट क्वांटिटीज के लिहाज से मैच कर जाएगा, और जो आपका डिफरेंस है वो चला जाएगा जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 5278। तो हमारी डबल एंट्री हो जाएगी
स्टेप्स और स्टेप 7 की डबल एंट्री हो जाएगी, एबनॉर्मल गेन का अकाउंट डेबिट और जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट। जी दिस इज 7 स्टेप्स अप्रोच। जनाब अब आपके सवालात इस 7 स्टेप्स अप्रोच में। अगर आपको ये समझ आ गया है तो बड़ी अच्छी बात है, फिलहाल आसान है, अच्छी बात है बेटा। हाँ जी, अब आपका आज का होमवर्क क्या है? आपका आज का होमवर्क ये है कि आपने ये 7 स्टेप्स याद करने हैं। जी 7 स्टेप्स याद करने हैं और मैंने आज आपको प्रोसेस 1 करवाया है, आपने घर से प्रोसेस 2 करके आना है। 7 स्टेप्स याद करने हैं और घर से प्रोसेस 2 करके आना है। ठीक है जी, हो जाएगा जी। बेटा किसी ने कुछ पूछना है तो क्यों लिख दें, अदरवाइज मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम एंड अल्लाह हाफिज।